हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गरम दल व नरम दल के बारे में कि इन दलों का उदय किस प्रकार हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारणों के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है उदारवादी अथवा उग्रवादी। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जो कि इस संस्था के महासचिव या जनरल सेक्रेटरी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन भी 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सेकंड अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत के वृद्ध पितामह कहा जाता था। और हर साल इसका अधिवेशन होता था और इसी प्रकार इसका सूरत का अधिवेशन या इसका 23वां अधिवेशन कह सकते हैं 1907 में सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहे थे रास बिहारी बोस। इस सूरत के अधिवेशन में ही कांग्रेस में दो दल बन चुके थे, एक गरम दल व दूसरा नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल कर रहे थे, जिन्हें आपने पढ़ा ही होगा, लाल बाल पाल। ये तीनों ही गरम दल के नेता रहे थे। और बात करें नरम दल के नेताओं की तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी आदि रहे थे। और इसके अलावा 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 32वां अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल पुनः एक हो गए थे। यानी 1907 में तो यह कांग्रेस में दो विभाजित हुआ था, दो दल बने थे, और 1916 में वापस कांग्रेस में जो नरम दल व गरम दल बने थे वे पुनः वापस एक हो गए थे। और इस प्रकार होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके तहत ब्रिटिश राज में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। यानी भारत चाहता था कि हम ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहते हुए अपने एक डोमिनियन स्टेट की स्थापना करें। और इसके अलावा 1916 में लखनऊ समझौता भी हुआ था, जो कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। और इस समझौते के अनुसार कुछ मांगे रखी गई थी। वो इस प्रकार थी: विधानसभाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधियों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। ये दो बड़ी शर्तों के साथ लखनऊ समझौता संपन्न हुआ कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। इसके अलावा होम रूल जो आंदोलन था वह 1916 में ही श्रीमती एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चलाया गया था। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में की, जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की। एनी बेसेंट के द्वारा जो दो समाचार पत्र संपादित होते थे उनका नाम था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एनी बेसेंट का योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करेंगे हम बंगाल विभाजन की, जो कि 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन किन कारणों से हुआ था? तो देखें तो जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से बंगाल को विभाजित करने का निश्चय किया। वास्तव में बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य तो हिंदुओं व मुसलमानों में फूट डालना था तथा बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को कुचलना था, जबकि प्रशासनिक दृष्टि से दर्शाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने प्रशासन का नाम लेकर, प्रशासन की सुविधा का नाम लेकर इसे दो भागों में विभाजित किया। और इसी उद्देश्य से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू की गई। परिणाम स्वरूप भारत में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गए और इस प्रकार बंगाल विभाजन ने भारत में उग्रवाद को बढ़ावा दिया। भारत विभाजन ने बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। बंगाल विभाजन ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया।
बंगाल विभाजन की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलनों को गतिशील बनाने में योगदान दिया और इस प्रकार बंगाल का विभाजन पूर्ण हुआ। अब हम बात करेंगे गरम दल व नरम दल के नेताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, जो नरमपंथी थे। इनका जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को और मृत्यु 19 फरवरी 1915 ईस्वी को। इनके गुरु का नाम महादेव गोविंद रानाडे था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे नरम व्यक्ति थे और इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता था। और यह स्वयं महात्मा गांधी इनके शिष्य थे और इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। 1886 में वह फर्ग्यूसन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुए। इसके अलावा पुनः सार्वजनिक सभा के सचिव बने। 1890 में ये कांग्रेस से जुड़ चुके थे और 1899 ईस्वी में बम्बई विधानसभा के लिए इन्होंने 1902 में इंपीरियल विधानसभा परिषद से निर्वाचित हुए। और ये क्योंकि उदारवादी थे तो हम बात करेंगे उदारवादियों के उद्देश्य। ये उदारवादी चाहते क्या थे, ये किस प्रकार अपने भारत को आज़ाद कराना चाहते थे अथवा इनकी मांगे क्या क्या थी। उदारवादी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वयं शासन प्राप्त करना चाहते थे, यानी वे चाहते थे कि ब्रिटिश शासन हमसे ऊपर रहे और हम भी अपना स्वयं शासन स्थापित करें। उदारवादी संवैधानिक साधनों से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। उदारवादी ब्रिटिश सरकार के साथ स्थायी संबंध रखना चाहते थे। उदारवादी क्रमबद्ध सुधार करवाना चाहते थे। उदारवादी राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना चाहते थे। इन सब बातों का समर्थन गोपाल कृष्ण गोखले भी करते थे क्योंकि वे भी एक उदारवादी नेता थे। और इसके बाद हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की, जो कि उग्रवादी नेताओं का नेतृत्व कर रहे थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। यह एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारतीय अशांति के पिता के नाम से संबोधित किया। इनका प्रसिद्ध कथन था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो 1890 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया था। ये पूर्ण स्वराज की मांग करते थे, यानी हम पर कोई ब्रिटिश सत्ता नहीं होगी, हम अपना शासन स्वयं चलाएंगे। इसके अलावा इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से एक लेख लिखा तथा ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस कारण इन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया और मांडले बर्मा जेल में बंद कर दिया गया। मांडले जो कि वर्तमान में भी बर्मा में स्थित है। यहाँ रहते हुए इन्होंने गीता रहस्य की रचना की। इसके अलावा इनकी अन्य कृतियाँ द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, वेदों का काल, वेदांग, ज्योतिष आदि रचनाएं थी। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी नेता थे तो हम बात करेंगे उग्रवादियों के उद्देश्य। उग्रवादियों का प्रमुख उद्देश्य था स्वराज्य प्राप्त करना, यानी हमारा खुद का राज्य, हम किसी डोमिनियन स्टेट में नहीं रहेंगे। और उग्रवादी संघर्ष और जन आंदोलन में विश्वास करते थे। वह बहिष्कार के माध्यम से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। उग्रवादी ब्रिटेन के साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहते थे। उग्रवादी देशवासियों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से सुधार करना चाहते थे। तो इन्होंने अपनी अलग अलग मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत की। तो पहले हम बात करेंगे उदारवादियों की मांगों के बारे में। उदारवादी नेताओं ने 1885 से 1905 तक कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत की थी, यानी स्वयं यह एक कांग्रेस संस्था से जुड़े थे।
पार्टी से जुड़े थे, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के सामने इन्होंने अपनी मांगे रखी। तो ये सब मांगे थी, जिनमें टोटल आती है 30 मांगे थी, जिनको आप 1 बाय 1 वीडियो में अथवा नोट्स में, PDF में कहीं से भी देख सकते हैं और इनको डिटेल से पढ़ भी सकते हैं कि किस प्रकार उदारवादियों ने अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी और इनका क्या उद्देश्य था। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक अपनी नोट्स कंप्लीट कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घर पर रहकर सेफ रहिए। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।